हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम ईवीएस के सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट जो कि आपके पर्यावरण के बारे में है, इसके बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं फर्स्ट यूनिट जो है इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि पर्यावरण होता क्या है, इसके इम्पोर्टेंट घटक कौन कौन से हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट और नोटिफिकेशन है ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका फर्स्ट यूनिट रहने वाला है यह आपका रहेगा दोस्तों, ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास ईवीएस सब्जेक्ट है, इनका जो पहला यूनिट है दोस्तों ये आपका रहेगा पर्यावरण अध्ययन का परिचय। कि जो आप इन्वायरमेंटल साइंस आपने सब्जेक्ट ले रखा है ये होता क्या है, आखिर आप इसे पढ़ते क्यों हैं, इसके कौन कौन से घटक हैं, और इसके अलावा जो पर्यावरण शिक्षा है ये किस तरह से हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी को, हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये जान लेते हैं कि जो इन्वायरमेंटल शब्द है ये आखिर आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। तो पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पर्यावरण शब्द है दोस्तों ये एक फ्रेंच शब्द जो कि एनवायरनमेंट से लिया गया है, जिसका सिंपल सा मतलब होता है अपने आसपास। जिसमें दोस्तों एनवायरनमेंट में अपने आसपास आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, ह्यूमंस हों या फिर एनिमल्स हों, वो कहीं ना कहीं आपके जो है एनवायरनमेंट के भाग होते हैं। अब यहाँ पे जो एनवायरनमेंट, ये जो पर्यावरण है दोस्तों, ये इसको भी दो भाग में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपका जैविक भाग है और अजैविक भाग है, अजैविक घटक है। जैविक घटक में दोस्तों आपके सूक्ष्म जीवी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जबकि निर्जीव या जो अजैविक घटक होते हैं दोस्तों इसमें आपके वायु, पानी, धूप, ये सारे कहीं ना कहीं अजैविक घटक में आते हैं। और जैविक घटकों और अजैविक घटकों को मिलाकर ही कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो है दोस्तों निर्माण होता है। और यहाँ पे दोस्तों 1986 का जो पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम है, इसमें पर्यावरण को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए, जब यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में एनवायरनमेंट से लेके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको जो है दोस्तों पर्यावरण का परिभाषा जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से लिखनी आनी चाहिए। तो आपको कोई भी एक डेफिनेशन जो है पर्यावरण की याद कर लेना है कि पर्यावरण की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि पर्यावरण में दोस्तों जल, वायु और भूमि शामिल है, और अंतर संबंध जो कि जल, वायु और भूमि और मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच जो मौजूद है वो कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब पर्यावरण के जो घटक हैं कि कौन कौन से आपको घटक देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण में केवल आप एनिमल के बारे में, ह्यूमन के बारे में या प्लांट के बारे में आप स्टडी नहीं करते हैं। हमारा जो अर्थ होता है, हमारे जो इन्वायरमेंटल उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बात किया जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप सभी को इन्वायरमेंट में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो ठोस चट्टानें होती है, मिट्टी होती हैं, तरल है जो कि जिसे हम जल भी कहते हैं, गैस या वायु है, इसके बारे में आपको जानना यहाँ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले जो है आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल दोस्तों जो कि एक ग्रीक शब्द लिथोस्फीयर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चट्टान होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिया गया, स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्थल मंडल होता है किस तरह का दिखता है। जैसे अगर यहाँ पे पूरी अपनी अर्थ है, अर्थ का इनर पार्ट है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जो है अपना जो स्थल मंडल रहता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें आपका दोस्तों एक मेंटल रहता है, एक आपका कोर रहता है, एक आपका क्रस्ट रहता है। तो जो क्रस्ट वाला भाग रहता है दोस्तों ये आपका सबसे आउटर लेयर होता है, और बीच वाला जो लेयर होता है दोस्तों ये आपका मेंटल होता है। सबसे अंदर वाला जो भाग होता है इसे हम कोर के नाम से जानते हैं। मोर क्लैरिफिकेशन के लिए, अधिक जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप इसे रीड भी कर सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना को दोस्तों जो बाहरी क्रस्ट, मध्य मेंटल और आंतरिक कोर, इन 3 भागों में दोस्तों जो कि बांटा गया। लिथोस्फीयर जो क्रस्ट दोस्तों सबसे बाहरी परत होती है जो कि ग्रह के भूमि द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें हमारी चट्टानें आती हैं, मिट्टी आती है, तलछटें आती है, खनिज, सारे आपके बाहरी परत में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भूगर्भीय संरचनाएं होती हैं, जिसमें आपके पहाड़ है, पठार है, गहरी घाटियाँ हैं, समुद्री जल स्थल मंडल है, ये आपके मध्य भाग में पाए जाते हैं। जो इसमें आपका जो माउंट एवरेस्ट दोस्तों लिथोस्फीयर का सबसे उच्चतम बिंदु होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा दोस्तों स्थलमंडल में कहीं न कहीं अपसे और अपरदन की ज्वालामुखी विस्फोट, जैव भू रासायनिक क्रियाएँ कहीं न कहीं आपको जो है देखने को मिलती हैं। ये आपका पहला घटक हो गया। जो दूसरा घटक है दोस्तों आपका जलमंडल है जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जिसका मतलब पानी होता है। हाइड्रोस्फीयर दोस्तों जो कि ठोस बर्फ़ के आवरण, ग्लेशियर आदि तरल जो कि जल निकायों और गैसीय चरणों में मौजूद ग्रह पर जल द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे इन्वायरमेंटल में दोस्तों पृथ्वी पर जितना भी पानी पाया जाता है उनके संसाधनों का किस तरह से यहाँ पे वितरण होता है, ये यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अपने अर्थ में जितना भी वाटर है दोस्तों, इसमें से 97% जो वाटर होता है ये आपके ओशन और सी में चला जाता है। इसके अलावा जो केवल 3% वाटर जो होता है ये फ्रेश वाटर होता है। इसमें से भी दोस्तों आपके 2% जो वाटर होते हैं ये आइस कैप में यूज़ होते हैं। आइस कैप होते हैं जो कि आपके ग्लेशियर्स होते हैं, और केवल 1% वाटर होता है जो कि दोस्तों हम केवल उनको यूज़ करते हैं, पीते हैं, जिसमें दोस्तों आपके ग्राउंड वाटर है, रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड है, इसके अलावा एक्वाफायर्स है। तो ये आपके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको अपने जल मंडल के लिए ध्यान रखना है। अगर आपके पेपर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जल मंडल है इससे आप क्या समझते हैं, या फिर आपके पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, पर्यावरण के घटक के रिगार्डिंग दोस्तों आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसको आपको ज़रूर करके जाना है। तो यहाँ पे आप पेपर में जो इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जिससे एग्जामिनर के ऊपर जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वायुमंडल में हमारी जो नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन हमारा 20% है, आर्गन हमारा 0.934%, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.04% है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रही हो सारी की सारी आपकी जो है गैसेस में यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब वायुमंडल में दोस्तों क्या होती है कि एक पृथ्वी का एक लेयर होती है, एक पतली लेयर होती है दोस्तों, जो कि हमारे पृथ्वी के बाहर जो होती है गैसीय मिश्रण होता है जो कि हमारी पृथ्वी को ढकती है। ये पूरा जो कवर किया हुआ एरिया होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पे आपको जो आउटर लेयर में एक गैसीय आवरण आपको देखने को मिलता है। ये पूरा जो आवरण होता है इसी को कहीं ना कहीं आपको वायुमंडल कहा जाता है, इसी को पूरा जो एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके जो वायुमंडल होता है इसमें आपके वाष्प की मात्रा, वायु द्रव्यमान, घनत्व और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो होते हैं ऊंचाई के साथ साथ तेज़ी से घटता जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे वाष्प की जो मात्रा रहेगी, ऑक्सीजन की जो मात्रा रहेगी वो कहीं ना कहीं घटती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जब आप अपने माउंट क्लाइंबिंग करते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्राएँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। ऊँचाई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर को जो है दोस्तों ह्रास दर कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। वायुमंडल को 4 परतों में स्तरीकृत किया गया जो कि तापमान घटता है, नकारात्मक ह्रास दर है, फिर सकारात्मक रहता है, और वायुमंडलीय परतों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। 16 किलोमीटर के ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक भिन्न रहती है वायु राशि है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक बार जो ऊपर यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी के एटमॉस्फेयर में जो है ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, इसके अलावा स्ट्रेटोस्फोर्स है और मीसोफेयर है, और यहाँ पे आपका जो कि थर्मोस्फेयर है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो आपका ओजोन लेयर है ये कौन से लेयर में होता है, तो ये आपका संताप मंडल में रहता है। इसकी ऊंचाई यहाँ पे आपको दी गई है। जैसे आपका अगर लैंड से देखें तो ट्रोपोस्फेयर से दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर में कितनी ऊंचाई पर जो है ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 5 किलोमीटर इतने रहता है। और जो आपका यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेयर रहता है ये आपका कहीं ना कहीं जो है आपका 30 किलोमीटर पे देखने को मिल जाता है। तो इसका पूरा यहाँ पे आपको जो दूरी दी गई है कि कितनी ऊंचाई पर कौन सा लेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको मेसोस्फेयर के बारे में, और यहाँ पे आपका ट्रेफो जो कि आपका थर्मोस्फेयर है इसके बारे में आपको बताया गया। टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो ट्रोपोस्फेयर है ये आपके कितने किलोमीटर में देखने को मिलता है। जो 0 से लेकर 11 किलोमीटर के बीच में आपका ट्रोपोस्फेयर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो टेम्परेचर वेरिएशन रहता है आपके ट्रोपोस्फेयर में 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -56 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो है टेम्परेचर देखने को मिलता है। और आपके ट्रोपोस्फेयर में दोस्तों जितने भी नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो आपके जल वाष्प होते हैं इनकी जो गैसेस होती है आपको ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलती हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि हमारे इन्वायरमेंटल में जितने भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, वो आपको जो है ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका नेक्स्ट जो लेयर रहता है स्ट्रोपोस्फेयर रहता है जो कि आपका 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में देखने को मिलता है। और इसमें जो टेम्परेचर वेरिएशन रहता है दोस्तों -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक
आपको देखने को मिलता है। यहीं पर दोस्तों आपको जो है स्ट्रेटोस्फेयर में जो है आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन लेयर होती है दोस्तों, ये हमारी रक्षा करती है। जो सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें होती हैं उनसे हमारी कहीं ना कहीं रक्षा करती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो मेसोस्फेयर है, इसमें आपको 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर के बीच में जो है आपको मेसोस्फेयर की जो लेयर होती है देखने को मिलेगी। इसमें -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -96 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो है टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसमें आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो आयंस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जो मेटेओर्स होते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारे वायुमंडल से अंतरिक्ष से जितने भी हमारे मेटेओर्स आके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं आने के जैसे जैसे वो नीचे गिरते हैं वो कहीं ना कहीं खंडित होते जाते हैं, काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इस लेयर में देखने को मिलती हैं। थर्मोस्फेयर में दोस्तों आपको जितने भी ऑराज होते हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके एनवायरमेंटल के घटक। आगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको जीवमंडल के बारे में और यहाँ पे जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, हो सकता है आपको बोरिंग लगे, तो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो कुछ भी अभी तक बताया गया अगर आपको समझ आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।